हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने एटम और न्यूक्लियर को स्टार्ट किया था, उसमें से न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट रह गया, तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लियस वाला पार्ट जो रह गया था, एटम के बारे में जान लिया था, अब हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आते हैं पहले न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन लेते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियस? सिंपली हमने देखा था बहुत सारे मॉडल बन गए, उसमें सेंटर में क्या था? न्यूक्लियस था। जो फाइनल बोर मॉडल हमने सीखा उसमें न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे थे। तो हम न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियस कैसे होते हैं। न्यूक्लियस अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कोर एट विच ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहेंगे, इसलिए हमने क्या कहा है? स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कोर और एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट सेंटर। मीन्स न्यूक्लियस में पूरे एटम का मास होता है। ठीक है, उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस किससे बनता है? अब न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस कंटेन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, हमें यह पता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जनरली बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका हम स्टडी, मीन्स इतना डीप स्टडी हमारे पास नहीं है। बोसॉन, मेसॉन, बेसॉन, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, लेकिन हम जनरली स्टडी करते समय क्या लेते हैं? जो भी न्यूक्लियस बनता है वो किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को एक साथ कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। मीन्स ये न्यूक्लियस के पार्टिकल्स है या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन हैव पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो कितना चार्ज होता है? चार्ज का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, इतना प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। देन मास ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का मास कितना होता है? देखो, मास ऑफ प्रोटॉन एमपी से इसको डिनोट किया जाता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। अब देखो, हम कहते हैं कि एंटायर मास ऑफ न्यूक्लियस कहां होता है? मींस एंटायर मास ऑफ एटम कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। एंटायर मास ऑफ एटम न्यूक्लियस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन देखो कितना है, 1.672 इंटू 10⁻27 kg, 1836 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, इतना ज्यादा हेवियर है इलेक्ट्रॉन से। सेकेंड, मास ऑफ न्यूट्रॉन mn से डिनोट किया है, कितना होता है? 1.675 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है 1840 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन से हेवी होते हैं, और वो भी बड़ा नंबर से कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन के साथ बड़ा नंबर है। इसके लिए एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर टू इनके ये कम होता है, इसलिए पूरा एटम का मास कहां होता है? न्यूक्लियस पे होता है। ये समझ में आ गया। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनते हैं तो उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर, Z से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को N से डिनोट किया जाता है। अब और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को कहा जाता है मास नंबर। क्या कहा जाता है? मास नंबर। लेकिन मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है, याद रखो, मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नथिंग बट अ मास नंबर। और A माइनस Z, अगर मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर निकाल दो A माइनस Z, तो हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन। तो ये होता है A माइनस Z, ये भी याद रखो। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर हटा दो, तो आपको क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन न्यूक्लियस किसे कहा जाता है? मींस अगर न्यूक्लियस को हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। एक्स से डिनोट करते हैं, ऊपर होता है मास नंबर, नीचे होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, वेर X इज केमिकल सिंबल है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स रहते हैं। A होता है हमारा मास नंबर। ये समझ में आया? इस तरह से हमें न्यूक्लियस को डिनोट करना पड़ता है। जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा डीके लिखेंगे, तो इसका यूज हमें होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो,
न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। चलो न्यूट्रॉन छोड़ दो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज एक साथ आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर रिपेल करेंगे तो वो दूर जाएंगे, तो न्यूक्लियस ब्रेक होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता, तो उसको कोई ना कोई फोर्स पकड़ के रखता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स दैट कीप्स द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। जो फोर्स न्यूक्लियॉन्स को मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पकड़ के रखता है, ऐसे फोर्स को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स जनरली किसकी वजह से होता है? देखो, न्यूक्लियस के अंदर और पार्टिकल्स होते हैं, उसे मेसॉन कहा जाता है। पाई मेसॉन है ये, इसको मेसॉन कहा जाता है। पॉजिटिव, निगेटिव और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल वाला चार्ज होता है। तो जनरली न्यूक्लियस को बैलेंस होने के लिए प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्जन चलता रहता है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्जन चलता रहता है। कैसे चलता है? प्रोटॉन पॉजिटिव मेसॉन बाहर छोड़ता है और न्यूट्रॉन बन जाता है, न्यूट्रॉन निगेटिव छोड़ देता है मेसॉन और वो पॉजिटिव बन। तो ऐसे एक्सचेंज की वजह से अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस स्टेबल रहता है और एक फोर्स उसको पकड़ के रखता है। दैट फोर्स इज नोन एज अ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये शॉर्ट रेंज है। क्यों शॉर्ट रेंज है? क्योंकि ये न्यूक्लियस तक ही सीमित है। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? हमने स्टडी किया 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी इतना होता है। तो ये 1 फर्मी के बाहर फोर्स नहीं जाता, न्यूक्लियस के अंदर ही ये न्यूक्लियस को पकड़ के रखता है। तो इसका रेंज न्यूक्लियस के साइज इतना ही होगा, दैट इज 1 फर्मी। इसके बाहर फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, तो ये सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका रेंज बहुत बड़ा नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका रेंज बहुत बड़ा होता है। यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता रहता है, तो ये सबसे छोटा रेंज वाला फोर्स हो, याद रखना। नेक्स्ट देखो, साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर टू द 10⁻⁻14 मीटर। ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 1 फर्मी के रेंज में होता है, दैट इज 10⁻15 मीटर टू 10⁻14 मीटर। अब रेडियस अगर हमें निकालना है तो रेडियस होता है R इज इक्वल टू R0a 1/3, वेयर a इज अ मास नंबर। मीन्स जैसे जैसे उसमें न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग न्यूक्लियस होगा। ऑक्सीजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, उसमें न्यूक्लियॉन्स ज्यादा कम होंगे, उस हिसाब से साइज उसका कम ज्यादा होगा। इसलिए ये किस पे डिपेंड करता है? मास नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास नंबर पे डिपेंड करता है। और रिलेशन क्या है? R इज इक्वल टू R0a⁻1/3, दैट इज R0 का वैल्यू कितना है? 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या है? रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। R0 हमने स्टडी किया था, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स R0 का। तो न्यूक्लियर फोर्स एंड देन मास नंबर में ये रिलेशन है, इसको याद रखना है। ठीक है, देन आते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वॉल्यूम का न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 पाई आर क्यूब, और आर का वैल्यू हमारे पास है R0 a⁻1/3 और ये क्यूब, तो 3 कट जाएगा, यहां बचेगा क्या? V इज इक्वल टू 4/3 पाई R0 क्यूब A। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जितना मास नंबर बढ़ता जाएगा उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जितना मास नंबर बढ़ता जाएगा उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर समझ में आ गए साइज ऑफ न्यूक्लियस में। अब आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होगी? सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। हमने मास, हमें पता है मास कितना होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम अभी हमने निकाल दिया। तो जनरली मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जनरली इक्वल होगा। ए इज अ मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। मास ऑफ प्रोटॉन वो 4/3 पाई R0 a⁻1/3 क्यूब, ये हमने वॉल्यूम निकाला था। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेंसिटी आती है जनरली mp डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R0 क्यूब। ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, दैट इज 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। याद रखना है। अब ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। देखो मास नंबर कहीं भी नहीं, ए पे ये डिपेंड नहीं करता। तो अगर न्यूक्लियॉन्स का नंबर बढ़ेगा या घटेगा उससे लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर।
नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक मास। अगर हमें न्यूक्लियस का मास निकालना है, बहुत कम होता है, तो हम केजी में तो इसको फाइंड कर ही सकते हैं, लेकिन और कुछ यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किया है। सो एटॉमिक मास, द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सिंगल एटम। ओके, एटॉमिक मास मेजर करते हैं, मींस एटम का मास। अगर हमें न्यूक्लियस के बारे में नहीं सोच रहे, अभी एटम पे आ जाओ। एटम के बारे में अगर हम सोच रहे थे, एटम में कौन से पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीनों का कंबाइन मास अगर हम मेजर करते हैं तो उसे कहा जाता है एटॉमिक मास। उसे मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसे मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि मास बहुत ही कम रहता है। 10 माइनस में 27, 17, ये देखो -27 के रेंज में आता है केजी में। तो इतना कम मास मेजर करने के लिए 10 - 27 लिखने से अच्छा AMU हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 - 27 kg। कितना मिलता है? एक AMU का वैल्यू कितना होता है? एक 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 - 27 kg। ओके, अब AMU में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर निकालना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितना होता है। अगर केजी में होगा तो 9.1 इंटू 10 - 37 kg है। प्रोटॉन का मास केजी में 1.672 इंटू 10 - 27 kg है। और न्यूट्रॉन का मास इन केजी 1.675 इंटू 10 - 27 kg है। ठीक है, अगर इसको हम AMU में कन्वर्ट करते हैं, अगर इसे AMU में कन्वर्ट करते हैं तो देखो 0.000548 AMU, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास 1.00727 AMU एंड न्यूट्रॉन का मास 1.00865 AMU। तो ये AMU में वैल्यू और एक केजी में वैल्यू है। ठीक है, तो हम AMU से स्टडी कर सकते हैं, तो नंबर छोटा हो जाता है। माइनस पावर लगा इन 10 - 31 27 लगाने की जरूरत नहीं है अगर हमें AMU में स्टडी करना है तो ये एक नया यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। देन नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम कि मास नंबर या एटॉमिक नंबर अगर सेम या डिफरेंट होंगे उस हिसाब से हम एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। उसे कहा जाता है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। देखो अब आइसोटोप्स किसे कहेंगे? आइसोटोप्स में होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन नंबर सेम होता है, प्रोटॉन नंबर सेम होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सेम एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P। तो इसको अगर हम P को फोकस करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, द सेम एटॉमिक नंबर, Z नंबर सेम रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर अलग रहेगा। तो प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर सेम रहेगा। अब देखो अगर हम इसके एग्जांपल लिखते हैं तो ये देखो सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन उसका मास नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा, मास नंबर अलग अलग होगा। तो देखो हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 3, ये आपको एग्जांपल पता है। ऑक्सीजन में भी आइसोटोप्स होते हैं, तो प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा, याद रखना है। देन आते हैं आइसोबार्स। आइसोबार क्या कहते हैं? सेम मास नंबर मींस ए नंबर सेम रहेगा। तो देखो यहाँ इसको सर्कल करना है, आइसोबार में सेम मास नंबर ए सेम रहेगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो हमारा ए सेम रहेगा, सो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, मीन सेम एलिमेंट के एग्जांपल नहीं होते, अलग अलग एलिमेंट के एग्जांपल होते हैं। तो यहाँ एग्जांपल देखो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस हमने लिया है, ये हो सकता है, सॉरी यहाँ होता है सोडियम और मैग्नीशियम, ये एग्जांपल हो सकते हैं। तो एग्जांपल हमें दिया है, इसमें क्या रहेगा? मास नंबर सेम 17 17 लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होगा। यहाँ सोडियम मैग्नीशियम 24 24 सेम है लेकिन मास नंबर
सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। देन लास्ट है आइसोटोन्स। क्या कहा है? आइसोटोन्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नंबर सेम। तो ये याद रखना, एन, एन क्या? न्यूट्रॉन नंबर, एन से हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन नंबर। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा लेकिन प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा। अगर आप यहां से निकालोगे न्यूट्रॉन का नंबर तो आपको सेम मिलेगा, 23 माइनस 11, 24 माइनस 12, नंबर सेम होगा। 39 माइनस 19, 40 माइनस 20। ओके, तो नंबर सेम आएगा, न्यूट्रॉन का नंबर सेम आएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, एलिमेंट भी अलग अलग रहेंगे, ये सोडियम, ये मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये अलग अलग नंबर है, लेकिन इसमें से अगर हम न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करेंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं हो सकते। एलिमेंट सेम सिर्फ आइसोटोप्स में होते हैं। तो याद रखना, आइसोटोप्स, पी आता है, पी मीन्स प्रोटॉन नंबर सेम, ए मीन्स मास नंबर सेम, एन मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो आपको इससे आइडिया आ जाएगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं। इसमें एलिमेंट सेम, इसमें एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टाइन का वेल नोन इक्वेशन, मास एनर्जी रिलेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या कहा? मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, मीन्स मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स आपने एक बड़ा सा वुड ले लिया, वुड को जला दिया तो उसमें से लाइट एनर्जी बाहर आती है, उसमें से हीट एनर्जी बाहर आती है। तो वो एनर्जी कहां से आई? मास से कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने वुड को क्या कर दिया? जला दिया। तो वुड का मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो वो एनर्जी कितनी होगी? दैट एनर्जी इज गिवन बाय m0 बाय c स्क्वायर और मास इनटू c स्क्वायर। दैट इज वेयर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला स्टडी किया है। सो एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। अगर मास 1 AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो उसमें से कितनी एनर्जी मिलेगी? 1 AMU इतना हमने मास ले लिया, तो उसमें से कितनी एनर्जी मिलेगी? देखो फॉर्मूला में पुट करते हैं। 1 AMU मीन्स कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो हमने वो kg में डाल दिया। और c का वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिए यहाँ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जूल में आंसर कितना आएगा? 1.494 इंटू 10⁻10 जूल। ये क्या आ गया? जूल में आंसर। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जूल को डिवाइड करना पड़ता है 1.6 इंटू 10⁻19 से। याद रखो, जूल का कन्वर्ट करना है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो इस क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो कितनी एनर्जी मिलती है? 1 AMU से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आ गया मास एनर्जी रिलेशन। नेक्स्ट, मास डिफेक्ट। ओके, मास डिफेक्ट क्या होता है? सपोज मुझे न्यूक्लियस बनाना है। क्या बनाना है? न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस बनाना है। सो न्यूक्लियस किससे बनता है? न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मैं क्या करूंगा? प्रोटॉन को कलेक्ट करूंगा, न्यूट्रॉन को कलेक्ट करूंगा, प्रोटॉन को रखूंगा और इसमें न्यूट्रॉन को रखूंगा और क्या बनाऊंगा? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस का मास कितना होगा? तो जितने प्रोटॉन डाले हैं, सपोज मुझे 10 प्रोटॉन ले लिया, 10 प्रोटॉन ले लिए। कितने प्रोटॉन? 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन का मास कितना है? mp। तो 10 प्रोटॉन का मास कितना होगा? 10 इंटू mp। न्यूट्रॉन का मास कितना है? mn।
10 न्यूट्रॉन का मास कितना होगा 10 इंटू एम एन। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस, मेरे पास 10 प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन का मास था एमपी, तो 10 प्रोटॉन का मास कितना होगा 10 इंटू एमपी। अब मेरे पास एक न्यूट्रॉन, मेरे पास 10 न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रॉन का मास mn, तो 10 न्यूट्रॉन का मास कितना होगा 10 इंटू mn। अगर सबको मिला के मैंने एक न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस का मास कितना होगा, दोनों मास को हम ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा न्यूक्लियस का मास। लेकिन जब एक्चुअल में न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो ये जो मास है उससे मास कम होता है, उससे मास कम होता है, तो उसी को कहा जाता है मास डिफेक्ट। मींस एक्चुअल मास जब न्यूक्लियस बन गया तो एक्चुअल मास जो हमें मिला वो है m, वो क्या है m, और ये है जो है वो है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा होगा और एक्चुअल मेजर करेंगे तो कम होगा, तो कुछ मास क्या हो गया, कम हो गया, उसे कहते हैं मास डिफेक्ट। सो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियंस के मासेस का एडिशन एंड रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का एक्चुअल मास अगर हमने मेजर किया तो उन दोनों में डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट्स। मींस मैंने क्या किया, हमारे पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, z नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन का मास mp, तो z प्रोटॉन का मास z इंटू mp। अब न्यूट्रॉन कितने होते हैं, a माइनस z न्यूट्रॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन का मास mn होता है, तो टोटल न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए, z mp प्लस a माइनस z mn इतना होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल मास कितना है m, जो इससे कम है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इतना मास क्या हो गया, कम हो गया, उसे हम कहेंगे मास डिफेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट। अगर मास डिफेक्ट हमें एटम में कैलकुलेट करना है, ये न्यूक्लियस के लिए, ये किसके लिए है, न्यूक्लियस, ये हमने मेजर किया किसके लिए, न्यूक्लियस। अगर मुझे एटम के लिए मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है तो एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉन को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। देखो ZMP मास ऑफ प्रोटॉन, ZMe टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस A माइनस ZMn टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इन तीनों को ऐड करूंगा और उसमें से एटम का मास अगर मैं माइनस करूंगा, एक्चुअल एटम का मास, तो मुझे क्या मिलेगा, मास डिफेक्ट इन एटम, मास डिफेक्ट इन एटम। तो ये न्यूक्लियस के लिए, ये एटम के लिए, याद रखना है, ये होता है मास डिफेक्ट। मींस एक्चुअल मास से, ये कैलकुलेटेड मास से एक्चुअल मास कितना कम है, उसे कहा जाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन आता है पैकिंग फैक्टर, देन आता है पैकिंग फैक्टर, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स। अगर हम रेशो लेते पर न्यूक्लियॉन्स में कितना मास कम हो रहा है, सो दैट मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स इज नोन एज अ पैकिंग फैक्टर। अब A इज अ मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं A, तो मास डिफेक्ट को उतने नंबर में डिवाइड कर दो, तो एक एक न्यूक्लियॉन्स का मास कितने से कम हो गया, एक प्रोटॉन का मास कितने से कम लिया, एक न्यूट्रॉन का मास कितने से कम लिया, दैट इज नोन एज अ पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो यहां क्या हो गया, ये था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ लिया और उससे न्यूक्लियस बनाया, तो मास क्या हो गया, न्यूक्लियस का घट गया। अब जो कम हुआ है मास, वो गया कहां, वो गया कहां, तो वो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन क्या कहता है, जब भी मास कम होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। और कैसे कन्वर्ट होता है, E इज इक्वल टू mc²। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर मास घट गया, एक्चुअल मास इतना होना चाहिए था लेकिन मास कम हो गया, कितने से कम हो गया, डेल्टा एम से, तो वो मास कहां गया, तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उसी एनर्जी को हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। उसी एनर्जी को क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। मींस जो भी हमने न्यूक्लियस बनाया उसको पकड़ के रखने के लिए जो एनर्जी लगेगी, बाइंडिंग एनर्जी, वो कहां से आएगी, एक्चुअल मास से कुछ मास कम हो जाएगा और वो मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, तो उसे हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट, जितना भी मास कम हुआ या डिफेक्ट हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, और वो न्यूक्लियस को पकड़ने का काम करेगा। इसको कहेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, मास डिफेक्ट इंटू c², मास डिफेक्ट इंटू c²। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हमने अभी अभी स्टडी किया, उसको c² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जूल में आंसर आएगा। और अगर आपको AMU में चाहिए तो एक AMU मींस कितना एनर्जी होता है, 931। सो मास डिफेक्ट इंटू 931, ये हो जाएगा AMU में या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको आंसर मिल जाएगा। देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, तो बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियॉन्स के नंबर से या न्यूक्लियन या मास नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। और टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, डेल्टा एम इंटू 931 डिवाइडेड बाय ए, डेल्टा एम इंटू 931 डिवाइडेड बाय ए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय न्यूक्लियंस। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कहां किसके काम आती है, तो हमें पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा उतना न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा, उतना न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल रहेगा। इसलिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को लेके एक कर्व ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ऐसा एक कर्व होगा, इसमें फेरस 56 नियर अबाउट, ये सबसे स्टेबल रहता है। इसके नीचे वाले और इसके आगे वाले जनरली ये रेडियो एक्टिव मटेरियल रहते हैं, ये अनस्टेबल रहते हैं। ये स्टेबल होने के लिए क्या होंगे, यहां शिफ्ट होंगे, मींस अल्फा बीटा गामा रेडिएट करेंगे। और यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कम है, उसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, ये एनर्जी बढ़ाते रहेंगे। तो यहां क्या होगा, फ्यूजन होगा, यहां क्या होगा, फ्यूजन होता जाएगा। तो यहां होगा फिशन, यहां होगा फ्यूजन, वो हमने स्टडी किया है। तो ये आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वाला कर्व पता है, ठीक है। इसका आप पॉइंट्स रीड कर लो तो अच्छे से आपको पता चल जाएंगे। चलो नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी। चलो नेक्स्ट आते हैं रेडियो एक्टिव। अभी वही, अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है, मींस बाइंडिंग एनर्जी में उतना स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या करेगा, आगे वाले जो एलिमेंट होंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मींस रेडियो एक्टिविटी मींस क्या होता है वो हम देखते हैं। द फेनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन दैट इज अल्फा बीटा गामा रेज फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मींस क्या हो रहा है, एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा ये इमिट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, एटम उसको खुद ब खुद इमिट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो द फेनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन दैट इज अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज अ रेडियो एक्टिविटी। अब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल बाहर निकलेंगे। मींस अल्फा पार्टिकल मींस क्या है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हेलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हेलियम न्यूक्लियस, He42। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, याद रखो, इसके ऊपर चार्ज होता है +2e। कितना होता है, +2e। बेसिक चार्ज इंटू 2, डबल होता है बेसिक चार्ज, याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन में हम यूज करते हैं। प्रोटॉन के साथ जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है तो 2e हम लेते हैं, कूलॉम फोर्स 1/4πε0 2e इंटू e। तो 2 क्यों आता है, क्योंकि प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। देन मास कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू mp 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इसका स्पीड होता है, जब ये रेडिएशन निकलेगा तो इसका स्पीड कितना होता है, 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 10⁷ मीटर पर सेकेंड। देन पेनिट्रेशन पावर, किसी भी मटेरियल से अंदर कितना जाएगा ये, इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम है। मींस अगर पेपर रख दो थोड़ा सा थिक तो इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, तो ये इसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। देन आयनाइजेशन पावर, अगर किसी गैस से ये पास होता है तो गैस को आयनाइज करता जाता है, क्या करता जाता है, आयनाइज मींस आयन क्रिएट करेगा, तो इसका आयनाइज पावर बहुत ही हाई होता है। तो इन दोनों को कंपेयर करो बीटा और, तो ये 10,000 तक होता है। बीटा और गामा के साथ कंपेयर करो तो ये 10,000 होता है। तो आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होता है। मींस ह्यूमन बॉडी से भी ये ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो इसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। देन सेम कंसेप्ट हम बीटा के लिए स्टडी करेंगे। बीटा पार्टिकल क्या होता है, इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा मींस क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -e, हमें पता है कितना होता है, -e। इसका मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका स्पीड होता है 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा ही कम, स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा ही कम होगा। देन इसका पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा का अगर 1 है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बीटा का पेनिट्रेशन पावर है। तो बीटा जो थोड़ा ज्यादा पेनिट्रेट करता है तो 100 होगा। और आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर अल्फा से कम होगा, आयनाइजेशन पावर अल्फा से, मींस अगर अल्फा का 10,000 है तो इसका सिर्फ 100 ही होगा, इसका 100। तो ये आयनाइजेशन, अगर ये गैस से पास होगा तो आयन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। देन आते हैं गामा रे पे।
गामा रे क्या होता है? गामा रे इज नथिंग बट अ फोटोन और ईएम वेव्स। ये क्या होता है? फोटॉन्स या ईएम वेव। फोटॉन्स हमें पता है, फोटोन इज ए चार्जलेस और मासलेस, तो इस पे चार्ज जीरो होता है और इसका मास भी जीरो होता है, मीन्स मासलेस होता है। देन फोटोन या ईएम वेव लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसका पेनिट्रेशन पावर, गामा सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है, 10,000, 100 टाइम्स ऑफ बीटा, बीटा के 100 टाइम्स इसका पेनिट्रेशन पावर होता है। तो ये पेनिट्रेट कर जाता है किसी भी मटेरियल, थिक वॉल से भी ये पेनिट्रेट कर सकता है गामा रेज। और आयनाइजेशन पावर सबसे कम होता है, आयनाइजेशन पावर सबसे कम होता है, तो ये आयन क्रिएट नहीं करता, मीन्स 1। अगर अल्फा का आयनाइजेशन पावर सबसे कम ज्यादा होता है और गामा का आयनाइजेशन पावर सबसे कम होता है, और पेनिट्रेशन पावर गामा का सबसे ज्यादा होता है और अल्फा का सबसे कम होता है। तो ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिविटी। ये क्या हो गया हमारा? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम डीके लॉ। डीके लॉ तो आपको पता है, इजी है। डीके लॉ क्या कहता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम। मींस अगर हमारे पास ओरिजिनल न्यूक्लियस, हमने यूरेनियम लाके रख दिया 100 एटम, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते जाएंगे और उसमें से कुछ अल्फा बीटा गामा ये रेज निकलते जाएंगे और ये डीके होता जाएगा। ये सब्सटेंस क्या होता जाएगा? डीके। मींस कुछ एलिमेंट डीके होते जाएंगे। तो क्या कहता है? जितने एलिमेंट डीके हुए इन टाइम टी, टी इतने टाइम में एलिमेंट डीके हो गए, so number of nuclei disintegrated per unit time is directly proportional to number of undisintegrated nuclei at that instant। उस इंस्टेंस पे कितने डिसइंटीग्रेटेड नहीं हुए हैं और कितने डिसइंटीग्रेट हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो जितना नंबर ज्यादा अनडिसइंटीग्रेटेड का, उतना डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस फास्ट, और जैसे जैसे डिसइंटीग्रेटेड होता जाएगा वैसे प्रोसेस कम होता जाएगा। तो हमें पता है ये ग्राफ ऐसे आता है इस तरह से। तो इनिशियली नंबर n होगा, देन ये डीके होता जाएगा इन टाइम t, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, तो इस तरह से ये डीके होते जाते हैं, ये हमें पता है। तो उसको हम लिखते कैसे? माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एट दैट इंस्टेंट। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा लैम्बडा, इसे कहा जाता है डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमने स्टडी किया है, डीके कांस्टेंट डी एन बाई डी टी बाई एन। लैम्बडा का हमें डेफिनेशन अगर निकालना है, लैम्बडा डीके कांस्टेंट, लैम्बडा इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी, रेशो है ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड कांस्टेंट। इन दोनों का रेशो लेंगे तो हमें डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालेंगे। इसका वेल नोन फॉर्मूला जो हमें पता है वो क्या है? सपोज n0 इनिशियल नंबर है, इनिशियल नंबर एट टाइम t इज इक्वल टू 0। t 0 पे कितने हमारे पास न्यूक्लियर थे? n0। अब आफ्टर टाइम t हमारे पास कितने बचे? n इतने न्यूक्लियस बचे, तो n इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा t। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि n इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा t। ये हमारा मेन फॉर्मूला है डीके लॉ के लिए। देन आते हैं हम हाफ लाइफ। किस पे आते हैं? हाफ लाइफ पे आते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है? सपोज मेरे पास 100 यूरेनियम है, कितने? 100 यूरेनियम न्यूक्लिया है। अब 100 में से कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएंगे? इसमें से आधे डिसइंटीग्रेट हो गए, मीन्स अब मेरे पास सिर्फ 50 यूरेनियम में, तो 100 से 50 होने के लिए, मीन्स हाफ यूरेनियम होने के लिए जो टाइम लगता है उसे मैं कहता हूं हाफ लाइफ। उसे हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। सो टाइम इन विच न्यूक्लियाई ऑफ हाफ एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर डिसइंटीग्रेटेड। न्यूक्लियाई ऑफ हाफ एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर डिसइंटीग्रेशन। मींस पहले मेरे पास 100 यूरेनियम थे, उसमें से अब कितने हो गए डिसइंटीग्रेट? हाफ डिसइंटीग्रेट हो गए। हाफ क्या हो गया? एटम डिसइंटीग्रेट हो गए। तो वो हाफ डिसइंटीग्रेट के लिए जितना टाइम लगता है उसे कहा जाता है हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ का हमारे पास फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। 0.693 हमें वो फॉर्मूला पता है कि n इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। इस फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं, आंसर तो पता होता है ना। मीन्स ये इनिशियल नंबर से हाफ होने के लिए
जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टी हाफ। तो ये कट हो जाता है, ये हाफ हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ई रेस टू लैम्बडा टी हाफ। ऐसा हम स्टार्ट करते हैं। अगर ई निकालना है तो हम एल एन लेते हैं, तो लैम्बडा टी हाफ इज इक्वल टू एल एन ऑफ 2 एंड टी हाफ इज इक्वल टू एल एन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा एंड एल एन ऑफ 2 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ये हमें इक्वेशन पता है, इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इनिशियल से हाफ नंबर होने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज अ हाफ लाइफ, ये हमने स्टडी किया है। एंड देन अब हाफ लाइफ जब होता है तो उसमें से डीके होते हैं, तो डीके के 3 टाइप है, अल्फा बीटा एंड गामा डीके। तो अल्फा डीके जब होता है, क्या होता है अल्फा डीके, देखो हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया था, किसी भी एलिमेंट को डिनोट हम कैसे करते हैं, एक्स ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, ए मींस मास नंबर, जेड मींस एटॉमिक नंबर। तो जब अल्फा डीके होता है तो उसमें से हेलियम का न्यूक्लियस बाहर जाएगा, हेलियम बाहर जाएगा, हेलियम मींस मास नंबर डिक्रीज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, मास नंबर डिक्रीज बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा y a-4 z-2, और इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया। ये क्या है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बाहर चला गया। ठीक है, अगर बीटा डीके होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन का नंबर मिलेगा, मींस z+1 होगा, z+1 होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो ए जेड, तो क्या होगा ए नंबर सेम रहेगा, मास नंबर सेम, लेकिन जेड नंबर इंक्रीज होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ठीक है, और उसके साथ ये एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर जाता है स्टेबल होने के लिए। और गामा डीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मींस अगर एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में होगा तो अपनी एक्साइटेड स्टेट वाली जो एक्सेस एनर्जी है वो छोड़ देगा, लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ गामा मींस एनर्जी बाहर जाती है। ईएम वेव, ये क्या है फोटोन या ईएम वेव, ईएम वेव सिर्फ बाहर जाती है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का कंसेप्ट, ये क्या हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स का कंसेप्ट। अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स पे, आते हैं प्रॉब्लम्स पे, जो भी इस चैप्टर के प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो देखो हमें प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उसको रीड करो, क्या कहा गया है हमें। चलो, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अल्फा पार्टिकल नजदीक आते हैं ना, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, देन 180 से पीछे जाता है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच कहां तक होते हैं, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फायर एट द न्यूक्लियस विद द काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी कितनी है k, इज r0, इज r0। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज फायर विद द सेम न्यूक्लियस विद द काइनेटिक एनर्जी 2k। अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, 2k कर दिया, तो अब अप्रोच क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कितना होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कितना होगा, तो k इतने काइनेटिक एनर्जी के लिए, k काइनेटिक एनर्जी के लिए r0, तो हम मानेंगे 2k, 2k या k डैश कहेंगे इसको, क्या कहेंगे k डैश के लिए कितना होगा r0 डैश इतना होगा, r0 डैश। तो हमें फॉर्मूला पता है k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r0, तो हम कहेंगे k डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r0 डैश। अगर हम दोनों का रेशो लेंगे, दोनों का रेशो लेंगे, k बाय k डैश इज इक्वल टू r0 डैश बाय r0, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r0 डैश ऊपर चला जाएगा, r0 नीचे, k डैश का वैल्यू 2k, k कट हाफ मीन्स देयरफॉर r0 डैश इज इक्वल टू r0 बाय 2, r0 बाय 2। ऑप्शन देखो है क्या r0 बाय 2, हाँ पहला ये ऑप्शन है हमारा r0 बाय 2, तो ये आंसर करेक्ट होगा। समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी और r0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, तो उससे हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया। तो पहला समझ में आ गया इक्वेशन, पहला आंसर समझ में आ गया प्रॉब्लम। अब आता है सेकंड पे,
नेक्स्ट क्या कहा हमें, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर थ्रू 180 डिग्री बाय गोल्ड न्यूक्लियस, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। सिर्फ ऑर्डर निकालना है, थोड़ा सा माइनस साइन नीचे आ चुका है, यह है 10⁻⁻14 सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻16 सेंटीमीटर एंड 10⁻12 सेंटीमीटर। अब हमें दिया क्या गया है, अल्फा पार्टिकल, एनर्जी कितनी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कितनी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्कैटर थ्रू एंगल 180 बाय द गोल्ड न्यूक्लियस, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0 Z E इंटू ई मीन ZE² डिवाइडेड बाय R0 क्लोजेस्ट अप्रोच, ये फॉर्मूला होगा। अब देखो हमें क्या कहा है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम, और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 2, तो यहाँ 2 आएगा, ये याद रखना। इसलिए मैंने कहा था कि हीलियम पे चार्ज कितना होता है 2e, तो हीलियम 2e और Z नंबर ऑफ, तो ये हमें याद रखना है। प्रोटॉन का नंबर कितना होता है Ze, तो प्रोटॉन Ze और हीलियम इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है ना, तो इस तरह से ये R0, तो ये कितना हो गया 2ZE², ये समझ में आया, ठीक है। तो अब हमें R0 निकालना है, तो R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 2ZE² अपॉन R0, सॉरी R0 नहीं, यहाँ क्या आएगा E, यहाँ आएगा E, ये E यहाँ आ गया, R0 यहाँ चला गया, क्योंकि हमें R0 निकालना है, तो यहाँ क्या आएगा E। चलो 1/4πε0 का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू Z का वैल्यू, गोल्ड है, गोल्ड के लिए Z का वैल्यू कितना होता है 79, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको याद मत रखो ये। अब E का वैल्यू कितना है हमारे 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा मीन्स 5 इंटू 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है हमें जूल में, मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होगा कन्वर्जन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्जन, ठीक है, याद रखो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा का वैल्यू 10⁶ मेगा मीन्स, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर जूल में आएगा, तो ये एक कट हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम इसको स्टडी करेंगे, इसका आंसर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 4.55 इंटू 10⁻14 मीटर, इतना आंसर आता है। हमें ऑर्डर चाहिए, हमें पावर चाहिए, अगर आपने सॉल्व भी नहीं किया मीन्स थोड़ा बहुत आपने कैलकुलेट कर दिया रैंडमली, फिर भी आंसर कितना आएगा 4.55 इंटू 10⁻14 मीटर, आंसर हमारे सेंटीमीटर में है, तो याद रखना यूनिट पे ध्यान दो, नहीं तो कोई बच्चे 10⁻14 मीटर को क्या कर देंगे टिक कर देंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर मीन्स 10⁻², तो ये कन्वर्ट होगा 4.55 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर, तो ऑर्डर कितना है 10⁻12 सेंटीमीटर, आंसर आएगा डी, आंसर क्या आएगा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट सम, when electron jump from n is equal to 4 level to n is equal to first level, the angular momentum of electron, इस पे फोकस करो, angular moment of electron, ठीक है। when electron jump from n is equal to 4 level to n is equal to 1 level, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and n is equal to 4, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट पे, कहां जंप कर रहा है फर्स्ट, और हमें रिलेशन किसका चाहिए एंगुलर मोमेंटम का, किसका रिलेशन चाहिए एंगुलर मोमेंटम का, और एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला हमें पता है L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई,
तो फोर्थ लेवल के लिए हमारे पास एल का वैल्यू क्या होगा, L4 इज इक्वल टू एन का वैल्यू 4n अपॉन 2 पाई, और सेकेंड फर्स्ट लेवल के लिए h बाय 2 पाई। हमें क्या कहा, वे इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज बाय, कितने से चेंज होगा, सिंपल चेंज इन ए मोशन L4 ये बाय L1, ये एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा, तो 4l अपॉन 2 पाई माइनस h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, कितना ये चेंज होगा, 3h अपॉन 2 पाई। सी आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया, चेंज एंगुलर मोमेंटम का है तो वो सेकंड पोस्टुलेट, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, सिंपल। तो ये जंप करेगा तो क्या होगा, सिर्फ हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम इज, ये सिंपल आंसर है आपके पास। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, कितने स्पेक्ट्रल लाइन हो सकते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करते हैं। तो ये अगर फर्स्ट सीरीज हम लेते n इज इक्वल टू 1, ये 2 से जंप करेगा, 3 से करेगा, 4 से करेगा, 5 से करेगा, अप टू इंफिनिटी लेवल से ये जंप करेगा। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे, इंफिनिटी। हर एक सीरीज के लिए बाल्मर पार्टीशन आप ले लो, सीरीज लिमिट कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, तो ये इंफिनिटी तक जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर एंड पार्टीशन सीरीज रिस्पेक्टिवली आर ν1 एंड ν3। ओके, फ्रीक्वेंसी दोनों सीरीज का दिया है, बाल्मर का दिया है ν1 एंड पार्टीशन का दिया है ν3। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज ν2, देन द रिलेशन बिटवीन ν1 एंड ν2 एंड ν3 इज। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, हमें दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी किसके लिए दी है, फ्रीक्वेंसीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज एंड पार्टीशन सीरीज। लिमिट कहां गया है, लिमिट मीन्स इंफिनिटी वाला, लिमिट मीन्स लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज टू पार्टीशन सीरीज रिस्पेक्टिवली इज ν1 एंड ν3। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज लाइमन बाल्मर, ओके, पहला सीरीज होता है लाइमन, उसके बाद बाल्मर। तो बाल्मर फर्स्ट लाइन कहां से स्टार्ट होगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। बाल्मर सीरीज जब 3 से 2 पे जंप करेगा तो यहां से बाल्मर सीरीज स्टार्ट होगा, तो ये फर्स्ट लाइन है हमारा बाल्मर सीरीज का, n2 और n3, ये याद रखना है। और हमें लिमिट दिया गया है पार्टीशन और बाल्मर के लिए, ठीक है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले हम फाइंड आउट करते हैं। सीरीज लिमिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सीरीज लिमिट का फॉर्मूला आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हमारे पास है। ओके, अब हमें सीरीज लिमिट चाहिए, किसके लिए, बाल्मर के लिए। सो बाल्मर का सीरीज लिमिट देखो, बाल्मर मीन्स n1 इज इक्वल टू, सेकेंड पे जंप करेगा बाल्मर के लिए, कहां से जंप करेगा, इंफिनिटी से। कहां से जंप करेगा, इंफिनिटी से। तो हमें बाल्मर सीरीज का लिमिट मिलेगा। तो बाल्मर सीरीज का लिमिट क्या होगा, बाल्मर सीरीज के लिए क्या कहा है हमें, ν1 इज इक्वल टू, देखो, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली पार्टीशन सीरीज लाइमन बाल्मर पार्टीशन मीन्स 3 पे जंप करेगा, किस पे जंप करेगा, 3 पे जंप करेगा इंफिनिटी से। तो पार्टीशन सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 3 एंड n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो पार्टीशन सीरीज का लिमिट क्या होगा, ν2 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, इंफिनिटी 0, तो बचा क्या, 1 अपॉन 3 स्क्वायर मीन्स 9। नेक्स्ट क्या कहा है उन्हें, बाल्मर का फर्स्ट सीरीज। अब बाल्मर का
फर्स्ट लाइन बाल्मर n1 इज इक्वल टू 2 और फर्स्ट लाइन कहां से 3 से 2 पे जंप करेगा n2 इज इक्वल टू 3। अब फॉर्मूला में पुट करो दोनों वैल्यू, क्या होगा 3 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर, कहां से जंप कर रहा है n1 2 मीन्स 1/4 माइनस 1/9। अब दोनों को सेपरेट सेपरेट दे दो, न्यू 3 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 4 माइनस आर जेड स्क्वेयर 9। ये किसका वैल्यू है न्यू 1 और ये किसका वैल्यू है न्यू 2। सो न्यू 3 इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2, न्यू 3 इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 3 है, न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू न्यू 3। तो आंसर ए आएगा। समझ में आ गया। सीरीज लिमिट मीन्स इंफिनिटी से जब जंप करेगा तब, सीरीज लिमिट मीन्स इंफिनिटी से जंप करेगा तो इंफिनिटी वाला कंसेप्ट यूज करना है। देन लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड, ये आपको पता होना चाहिए कि एटम कौन से नंबर पे जंप करेगा। फर्स्ट पे करेगा, अगर फर्स्ट पे करेगा तो लाइमन, सेकंड पे करेगा तो बाल्मर, थर्ड पे पाश्चन, फोर्थ पे पी फंड ब्रैकेट और 5th पे पी फंड। तो ये आपको याद रहना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है आपको, इफ बाय सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम 92 238 द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इज 82 pb और pb 82 206 देन द हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर इमिटेड। ठीक है, चलो अब रिएक्शन क्या हो रहा है देखो, हमारे पास यूरेनियम है, हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 238 और 92 और इसमें से कन्वर्ट किस में हो रहा है पीबी, कन्वर्ट किस में हो रहा है पीबी में। हमारे पास है यूरेनियम 92 238, इसमें से कन्वर्ट किस में हो रहा है पीबी 82 और 206 और इसमें से बाहर क्या आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। अल्फा 4 2 ये बाहर आएंगे और बीटा पार्टिकल बाहर आएंगे। बीटा पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन -1। अब कितने अल्फा और कितने बीटा ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे अल्फा पार्टिकल कितने निकले x और बीटा पार्टिकल आए y इतने, बीटा पार्टिकल कितने y, तो हम कहेंगे कि x इतने अल्फा पार्टिकल और y इतने बीटा पार्टिकल। अब देखो कंपेयर करो नीचे वाले और ऊपर वाले प्रोडक्ट, ऊपर वाला और नीचे वाला कंसेप्ट को अब हम जज करेंगे। देखो पहले 238 इज इक्वल टू ये कितना है 206, अल्फा पार्टिकल कितने निकले उसमें से ऊपर वाला हमारा मीन्स हमारा मास नंबर कितने से चेंज हो रहा है 4 से, तो हम लिखेंगे यहां 4x और y 0, इलेक्ट्रॉन है ऊपर तो कोई नहीं रहेगा तो y का कंसेप्ट 0 हो गया। सेकेंड इक्वेशन नीचे वाले टर्म कंपेयर करो, मास नंबर को कंपेयर कर दिया, अब z को कंपेयर करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को कंपेयर करो। सो 92 इज इक्वल टू क्या होगा 82 प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई, ये आएगा दूसरा इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, इसमें हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। चलो 238 206 माइनस कर दो कितना होगा 32 इज इक्वल टू 4x, 32 इज इक्वल टू 4x एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 8, कितना आया 8। अब ये वैल्यू यहां पुट करो, ये वैल्यू यहां पुट करो। सो 92 यहां बच गया 10, 82 माइनस हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 8 माइनस वाई। अब ये y यहां चला जाएगा और 16 माइनस 10 ये हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6। तो अल्फा पार्टिकल कितने यहां से निकल रहे हैं 8 और बीटा पार्टिकल 6।
अल्फा पार्टिकल 8 एंड बीटा पार्टिकल 6। ठीक है, नेक्स्ट हाफ लाइफ वाला एक प्रॉब्लम, लास्ट वाला। द हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम इज 12.5 years. What mass of tritium of initial mass 64 mg will remain undecay after 50 years? Okay, क्या कहा है उन्होंने? The half life of tritium is 12.5 years. ट्रिटियम का हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है? 12.5 years. What mass of tritium of initial mass 64 mg, इनिशियल मास कितना था? 64 mg will be remain undecay after 50 years. 50 ईयर में क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको रिलेशन इसका मास के टर्म में m/m0 इज इक्वल टू हाफ T/T। कैपिटल T का वैल्यू 12.5 ईयर्स एंड स्मॉल t का वैल्यू 50 ईयर्स। चलो पहले पुट कर लेते हैं। m0 इज इक्वल टू हाफ 50 डिवाइडेड बाय 12.5, तो ये हो जाएगा 4। सो रेस टू 4 कितना हो जाएगा? m/m0 इज इक्वल टू 1/16। 1/16। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट m इज इक्वल टू m0/16। इनिशियल मास कितना कहा है हमें? इनिशियल मास 64 mg। 64 mg, तो यहाँ 64/16। आंसर किस में है? mg में ही है, तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 4 mg आंसर क्या है हमारा? 4 mg। तो आंसर डी करेक्ट होगा। तो ये हमने PYQ भी सॉल्व कर लिए और हमारा चैप्टर भी, हमारा एटम एंड न्यूक्लियर यहाँ फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।